लीडर का काम सिर्फ नाली कूड़ा और ये सब नहीं होता, वो फर्ज है उसका, वो उसकी ड्यूटी है, वो तो उसे करना ही है। लेकिन ये भी एक बदकिस्मती की बात है कि ओखला जैसी जो एजुकेटेड एक लोकेलिटी है वो डीलर चुनती है, लीडर नहीं चुनती। हर गली हर मोहल्ले से अगर नेता निकल जाएगा, हर गली हर मोहल्ले सोशल एक्टिविस्ट निकल जाएगा, तो काम कौन करेगा रोड पे? और बहुत सारी चीज़ों पे जो काम होना चाहिए वो सब छोड़ के फोटोग्राफी में बिजी है, और एक दो स्पॉट को उन्होंने चुन लिया है एज अ एनजीओ टूरिस्ट स्पॉट उसे बोला जाता है, वहाँ पे वो बिजी है। सिर्फ इलेक्शन नहीं, बहुत सारी चीज़ों को बिल्डअप करना है, अपने लोगों को एम्पावर भी करना है, अपने लोगों को अवेयर भी करना है। हमारे यहाँ क्या है कि एक तरह से भीड़ चाल है, जो बंदा जैसा काम कर रहा है अगर एक, तो सारे उसके पीछे लग जाते हैं, और वो इलेक्शन से पहले तो काम करते हैं आवाम के लिए, वोट लेने के लिए, लेकिन जीतने के बाद वो शांत हो जाते हैं। मंदिर के ऊपर अपनी इलेक्शन लड़ लिया, किसी ने मस्जिद के ऊपर इलेक्शन लड़ लिया, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, रिलीजियस सेंटीमेंट जो हर्ट करने वाली जो चीज़ें हैं, उस पर ज़्यादा फोकस ना करके इंसान को डेवलपमेंट पे ही डटे रहना चाहिए। आज नहीं तो कल उस पर ही इलेक्शन होगा। अल्लाह ने मुझे अगर तालीम याफ्ता बनाया है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी सोसाइटी को पे बैक करूँ। मेरा नाम महमूद अनवर है। मैं अभी अबुल फ़ज़ल ठोकर नंबर 4 पे मेरी रिहाइश है, और मैंने अपना भी रिसेंटली मास्टर्स किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर से। वहाँ का मैं ऑल इंडिया इंटर-90 क्रिकेट कैप्टन भी रह चुका था। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पे जो यूनियन इलेक्शंस होते हैं, जो यूनियन काउंसिल बनती है, उसका मैं सेक्रेटरी था। और अभी मैं रिसेंटली 2019 में ही मैंने जामिया में पीएचडी में एडमिशन लिया, और अभी जामिया से मेरा पीएचडी चल रहा है। इतनी कम उम्र में राजनीति में कदम, वो भी एमआईएम के साथ, कोई इसके पीछे खास वजह? उम्र का तो नहीं बता सकते, लेकिन ये है कि विज़न अल्लाह का शुक्र है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फ़िक्र के बाद फिर इंसान का विज़न आता है, उसके बाद फिर वो इम्प्लीमेंट करता है चीज़ों को। और मैं पिछले 7 साल से इस इलाके के अंदर काम कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड को देखा है, जो एक जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का ट्रेंड है कि अगर आप बिल्डर लॉबी से हैं तो आप ही इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, इफ़ यू हैव मनी देन ओनली यू कैन कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। और यहाँ पे किसी भी कैंडिडेट के पास देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय इलेक्शन के टाइम पे ख़र्च करके और इलेक्शन के बाद बैठ जाने के अलावा। तो इसलिए अच्छे लोगों का सियासत में आना, और जो एजुकेटेड है उसको प्रमोट करना, यूथ को सियासत में आना। काउंसलर का इलेक्शन कोई बहुत बड़ा इलेक्शन नहीं है, बहुत छोटा इलेक्शन होता है। यहाँ के लोगों को ये समझना चाहिए कि कौन हमें क्या आउटपुट दे सकता है। एसडीएमसी के बजट के अंदर वितरण होता है, एजुकेशन का अलग होता है, हेल्थ का अलग होता है, अवेयरनेस का अलग होता है, तो क्या उस बजट का सही इस्तेमाल हो पाता है, सबसे बड़ी चीज़। दूसरी चीज़, अभी एक सर्वे हुआ था, इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ ने किया था, जिसके अंदर ऑल ओवर दिल्ली में 21.7% ड्रॉप आउट्स हैं। जान के आपको हैरानी होगी कि ओखला के अंदर 50% से ज़्यादा ड्रॉप आउट्स हैं। 14 साल से ज़्यादा जो जिनकी एज हो जाती है, उन बच्चों को इसके बारे में ही नहीं पता कि मुझे तालीम से क्या मिलेगा और इससे मेरे फैमिली का या मेरा कैसे एम्पावरमेंट होगा। मुस्लिम्स के अंदर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बहुत कमी है, मुस्लिम के अंदर फाइनेंशियल इस्टेब्लिशमेंट की बहुत कमी है, मुस्लिम के अंदर ख़ुद को अवेयर करने की बहुत कमी है। तो ये सारे काम जो हैं एक लीडर के होते हैं। लीडर का काम सिर्फ नाली कूड़ा और ये सब नहीं होता, वो फ़र्ज़ है उसका, वो उसकी ड्यूटी है, वो तो उसे करना ही है। उसके अलावा आपको जो लीडर बनाया है वो आप पब्लिक को अवेयर करें, आप अपनी सलाहियत से पब्लिक को लीड करें, और आप जितने भी छोटे मोटे जो इश्यूज़ हैं आप उसको रिजॉल्व करें। लेकिन ये भी एक बदकिस्मती की बात है कि ओखला जैसी जो एजुकेटेड एक लोकेलिटी है वो डीलर चुनती है, लीडर नहीं चुनती। तो मेरी इल्तिजा है उनसे कि आप लीडर को चुनें, चाहे आप किसी को भी चुनें, लेकिन आप उसके मैनिफेस्टो को, उसके विजन को, उसकी फ़िक्र को ज़रूर देखें। जामिया नगर को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ के हर मोहल्ले में, हर गली में कुछ कथित समाज सेवी मिलेंगे, जो अपने आप को बोलते हैं कि हम लोग इस समाज के उत्थान के लिए काम करें। इसके बावजूद इस इलाके में परेशानियों का अंबार है, ऐसा क्यों? देखिए, आप जितने ज़्यादा पुलिस स्टेशन होते हैं किसी भी इलाके में, उतना ज़्यादा वहाँ क्राइम होता है। इस मतलब एग्जाम्पल है ये। तो इसी तरीके से ज़्यादा सोशल एक्टिविस्ट ना होके क्वांटिटी पे ना क्वालिटी पे अगर फोकस किया जाता तो मुझे लगता है मामला सुधरते हैं। हर गली हर मोहल्ले से अगर नेता निकल जाएगा, हर गली हर मोहल्ले सोशल एक्टिविस्ट निकल जाएगा, तो काम कौन करेगा रोड पे? काम नहीं हुआ है, इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि उनके पास कोई विजन नहीं था। आज के टाइम पे हमारे इलाके के अंदर एनजीओ का रजिस्ट्रेशन होना सिर्फ इसलिए बंद हो गया क्योंकि सिर्फ एनजीओ खुल रही है। एनजीओ खुल रही है, उन सब की एक ही चाल है,
कोई धोबी घाट पहुंच जाता है या कोई श्रम विहार पहुंच जाता है। लेकिन बीच का जो इलाका है, जो मेन जिस पे काम होना चाहिए, एजुकेशन और हेल्थ पे, अवेयरनेस पे जो काम होना चाहिए और बहुत सारी चीज़ों पे जो काम होना चाहिए, वो सब छोड़ के फोटोग्राफी में बिजी है। और एक दो स्पॉट को उन्होंने चुन लिया है, एज अ एनजीओ टूरिस्ट स्पॉट उसे बोला जाता है, वहाँ पे वो बिजी है। समाज सेवा और राजनीति कहा जाता है दोनों अलग अलग चीज़ें, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, समाज सेविक जो होता है, जैसे मैं हूँ, अभी फिलहाल मेरे पास रिसोर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरे पास पावर नहीं है, इलेक्टोरल पावर जिसे बोलते हैं, तो मैं अपने हिसाब से समाज सेवा कर सकता हूँ। एक बार अगर बंदा पॉलिटिकल उसमें आ जाता है, उसके पास मैंडेट होता है, उसके बाद वो बड़े स्केल पे कर पाता है। तो आप इसको अलग नहीं कर सकते दोनों को, आप इसको एक दूसरे से ऐड कर सकते हैं कि इफ़ यू आर अ सोशल एक्टिविस्ट, आप हेल्प कर सकते हैं लोगों की, लेकिन एक छोटे स्केल पे। अगर आप पॉलिटिकल, जैसे मान लीजिए एमपी है या फिर एमएलए है या फिर सीएम है, तो वो उसके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्स होता है, उसके पास मैंडेट भी होता है, उसके पास पावर भी होती है और उसके पास लॉ बनाने की क्षमता भी होती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे वो इम्प्लीमेंट करके अपने लोगों को दे सकता है। दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है दोनों। रमज़ान का महीना चल रहा है, मैंने देखा है कि अब जुलेना रेड लाइट पर इफ्तार का इंतज़ाम कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या आइडिया था? देखिए, इफ्तार जो है वो हमारे एरिया के अंदर जुलैना, मतलब जुलैना से आप एंटर करेंगे तो एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया जिसे उखला बोलते हैं, बाकी उस तरफ आप जाएंगे तो नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी रहता है। तो यहाँ से लेके आपको तिकोना पार्क तक पहुँचने में, मतलब जुलैना रेड लाइट से तिकोना पार्क पहुँचने में आपको 10 मिनट एटलीस्ट लगता है। तो वो एक ऐसा पॉइंट था जो मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा कि भाई यहाँ से अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करें इफ्तार को, ज़्यादा सही रहेगा। बहुत सारे लोग बाकी मेट्रो स्टेशन के बाहर और ओखला एड पे, बटला हाउस में, सब जगह कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो वो पॉइंट था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। महमूद अनवर को आने वाले टाइम में हम पार्षदी के तौर पे देखेंगे या विधायकी के तौर पे लड़ते हुए देखेंगे? देखिए, मैंने खुद अपने आप को अभी किसी ऐसी जगह पे नहीं देखा है कि मैं आपको बताऊं कि पार्षदी या विधायकी, लेकिन मेरा विज़न अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क्लियर है और मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ काउंसलर तक की बात है, बाकी आगे तक की भी बात रहेगी। और सिर्फ इलेक्शन नहीं, बहुत सारी चीज़ों को बिल्डअप करना है, अपने लोगों को एम्पावर भी करना है, अपने लोगों को अवेयर भी करना है। इसके लिए एक बड़ा विज़न लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। चुनावी राजनीति में राजनीतिक पार्टियों का बहुत अहम रोल होता है, आपने भी एक पार्टी को चुना है, एमआईएम को, तो आपको क्या लगता है कि राजनीतिक पार्टियों का चुनाव में कितनी अहमियत है? देखिए, बड़े जो इलेक्शन होते हैं उसके अंदर तो उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका मतलब एक तरह से एक लहर होती है, उनका कैडर होता है। बाकी जो छोटा इलेक्शन है, मुझे लगता है वो ज़्यादातर फेस पे ही लड़ा जाता है। और मैं अपील भी करूँगा आवाम से कि जो छोटा इलेक्शन है, एटलीस्ट वो जो है फेस पे लड़ा जाए और कैंडिडेट को आप एक साथ बैठा के आप उनकी लाइव डिबेट भी कराएं, आप उनके बारे में जानें। क्योंकि आप पार्टी के बनिस्बत पर, अगर जैसे लास्ट टाइम 2017 में इलेक्शन जो हुआ था काउंसलर का, उसमें वाजिद ने बोला था कि अगर वाजिद भाई ने बोला था कि अगर एमएलए जो है आम आदमी पार्टी से है और काउंसलर भी आम आदमी पार्टी से रहेगा तो काम आसान होगा। और उन्होंने ये वादा किया था कि मैं सबसे पहले कूड़ेदान का मसला सॉल्व करूंगा, लेकिन वो इशू एज इट इज़ है, इवन उससे भी ख़राब हो गया है। तो ये सारी जो बातें होती हैं उस पर ना ध्यान दे के फेस वैल्यू पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। मौजूदा ओखला की राजनीति, चाहे पार्षदी हो, विधायकी हो, इस राजनीति में आप ध्यान से देखेंगे तो हर पार्टी से 4 लोग 5 लोग अपने आप को भावी प्रत्याशी के तौर पे स्थापित कर रहे हैं, और मौजूदा जो ओखला की राजनीति है इस पर आपके क्या विचार है? देखिए, जो भावी प्रत्याशी का ऐसा सीन है कि असल में वही बात है, दोबारा मैं बोलूँगा कि उनके पास आउटपुट के तौर पे कुछ नहीं है, मतलब वो देना कुछ नहीं चाहते हैं आवाम को। अभी इलेक्शन हमारा मतलब होना था रमज़ान के टाइम पे ही, तो सब ने रिक्शा घुमाना शुरू कर दिया। एक बंदा अगर आई कैंप लगवा रहा है तो सब ने आँखों का कैंप लगवाना शुरू कर दिया। कोई मेडिकल कैंप लगवा रहा है तो सब ने मेडिकल कैंप लगवाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से उनके पास विजन कुछ नहीं है, वो बताएं क्या पब्लिक को कि मैं आपको क्या देना चाहता हूँ जीतने के बाद। आप जब तक नहीं जीतते हैं इलेक्शन, तब तक आप एक जनता हैं। आप इलेक्शन जीतने के बाद एक लीडर हैं, उस टाइम पे उसके बाद आप क्या देना चाहते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे इलाके में क्या होता है कि पब्लिक भी ऐसी हो जाती है कि हाँ, वो ये आपसे एक्सपेक्ट कर लेती है कि अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आप फला फला चीज़ करिए। तो मैं समझता हूं कि आपको इलेक्शन से पहले सिर्फ प्रॉमिस करना चाहिए और अपने विजन को सामने रखना चाहिए। इलेक्शन के बाद आपको उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जबकि होता क्या है, हमारे यहाँ क्या है कि एक तरह से भेड़ चाल है, जो बंदा जैसा काम कर रहा है अगर एक, तो सारे उसके पीछे लग जाते हैं।
और वो इलेक्शन से पहले तो काम करते हैं आवाम के लिए, वोट लेने के लिए, लेकिन जीतने के बाद वो शांत हो जाते हैं। मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य को देखेंगे आप, चाहे स्टेट की बात करें या सेंटर की बात करें, तो अब वो टाइम चला गया जब मुद्दों को लेकर राजनीति होती थी। एक टाइम आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है कि पेट्रोल प्याज के दाम बढ़ने पर सरकारें गिर गई थी। आज मुद्दों का कोई असर नहीं है। बहुत बड़े बड़े मुद्दे आए पर चुनाव पर वो एकदम बेअसर रहे। तो कंक्लूजन ये निकला है कि अब लड़ाई विचारधारा की है। तो आप विचारधारा की राजनीतिक लड़ाई को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये जो आपने बात कही है कि विचारधारा की लड़ाई है और डेवलपमेंट पे अब इलेक्शन नहीं हो रहा है, तो मैं आपको डेटा के तहत बता देता हूँ कि जो हमने अभी डेटा सर्वे किया था इसके ऊपर, तो आज नहीं तो कल आने वाले टाइम में आप शिफ्ट होंगे डेवलपमेंट की तरफ। मतलब एक जो परमानेंट जो सोल्यूशन है पॉलिटिक्स का, इंडियन पॉलिटिक्स का भी, वो भी डेवलपमेंट की तरफ जाएगा, क्योंकि बहुत दिन तक आप मक्कारी नहीं कर सकते हैं। मक्कारी जो है 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल चलती है। आपको एट लास्ट आपको शिफ्ट होना ही पड़ेगा मेन एजेंडे की तरफ। तो डेवलपमेंट को हम ना छोड़ सकते हैं, ना हम उसकी बात करना छोड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो आजकल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। आजकल मक्कारी का दौर है कि आपने मंदिर के ऊपर अपनी इलेक्शन लड़ लिया, किसी ने मस्जिद के ऊपर इलेक्शन लड़ लिया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, रिलीजियस सेंटिमेंट जो हर्ट करने वाली जो चीज़ें हैं, उस पर ज़्यादा फोकस ना करके इंसान को डेवलपमेंट पे ही डटे रहना चाहिए। आज नहीं तो कल उस पर ही इलेक्शन होगा पूरा। आप युवा हैं, युवा के तौर पे राजनीति कर रहे हैं, एम्बिशंस होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो मेरा सीधा सा सवाल है कि ओखला को लेकर आपके क्या ख्वाब हैं जो आपने अपने इस इलाके को और डेवलप करने के लिए ख्वाब बना रखे हैं? देखिए, ओखला के अंदर रिसोर्स की कमी नहीं है। ओखला के अंदर बहुत सारे ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह लोग हैं जो हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई सिस्टम नहीं है। तो अगर मैं काउंसलर की बात करूं तो काउंसलर के अंडर में बहुत छोटे काम आते हैं, टाइम बहुत होता है। अगर वो अपने पर्सनल बेनिफिट को, मतलब अगर वो साइट ना बना के अगर वो आवाम के लिए अपना वक्त दे, तो एक पब्लिक लाइब्रेरी का गठन हो सकता है। हमारे यहाँ एमसीडी स्कूल जो बहुत खस्ता हालत में है, पहली पुलिया पे जो है, जहाँ की बच्चियाँ यहाँ से उठ के जसोला तक जाती हैं, उस स्कूल में हम सही तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फ़ंड का। दूसरी तरीके से बहुत सारे ऐसे काम हैं, अवेयरनेस के काम हैं यहाँ पे, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम पब्लिक से मिल के और उसके लिए हम कर सकते हैं इसमें। कुछ खास आपने ख्वाब सजाया हो कि नहीं, मैं इस इलाके में ये परेशानियों को परमानेंट सोल्यूशन करूँगा, इसको इस तरीके से डेवलप करूँगा? अगर मैं आपको सीधा कहूँ तो आपके बगल में सरिता विहार है, उसके आगे जाएंगे एनएफसी है, ठीक है। आपके चारों तरफ सराउंडिंग में बहुत पॉश कॉलोनीज़ हैं, पर जैसे ही आप इस एरिया में आएंगे तो आपको लगेगा नहीं, आप परेशानियों से दो चार शुरू होना हो गए। फिर ट्रैफिक जाम का मसला हो गया, गंदगी का मसला हो गया, सेहत को लेकर यहाँ पर, क्योंकि आपके एतराफ़ में बड़े हॉस्पिटल है, फिर भी इस इलाके में कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है या कुछ गवर्नमेंट एडेड हॉस्पिटल नहीं है। तो इन सब चीज़ों को लेकर आपका विज़न क्या है? देखिए, विज़न काफ़ी लंबा है और ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। सबसे बड़ी चीज़, मैं एजुकेशन के ऊपर काम कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा जो मुझे कमी खलती है वो एक अच्छे स्कूल की खलती है, कि हमारे पास जमात इस्लामी के पास जगह है काफ़ी, वो चाहे तो एक अच्छा स्कूल बिल्ड कर सकता है। इधर नई बस्ती के पास जगह है तो वहाँ पे भी एक अच्छा स्कूल बिल्ड हो सकता है। स्कूल के बाद हेल्थ आता है, तो हॉस्पिटल भी हमारे पास नहीं है। पिछले 7-8 साल से आवाज़ इसके ऊपर उठ रही है, लेकिन अब तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। और वो भी हॉस्पिटल की जगह भी वहाँ दी है जहाँ से ये एरिया बिल्कुल कट जाता है, सरिता विहार के साइड में। तो यहाँ पे ना स्कूल है, ना ही हॉस्पिटल है। तीसरी चीज़, आपने जो सवाल पूछा है कि आप क्या करना चाहते हैं इसके लिए, तो सबसे बड़ा इशू जो है हमारे पास ये कूड़ेदान है, अलशिफा के बगल वाला भी और ये वाला भी। तो छोटी सी बात है कि आप जैसे अभी जल बोर्ड के उस पे इरिगेशन के लैंड पे आपने अपना ऑफिस बना लिया, काउंसलर ऑफिस जो है, और जो विधायक जी का जो ऑफिस है, फाउंटेन भी उसी के उस पे ही बन रहा है। तो सारी चीज़ें हो जाती हैं अगर आपकी नीयत सही है और आपको काम करना है, लेकिन एक डंप यार्ड हम ना बना पाएँ और ना हम दे पाएँ। तो ये बहुत बड़ा इशू है मेरे नज़र में, और इस पे मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ पिछले 8 महीने से। पिछले 2 साल से मैं इंडिविजुअल काम कर रहा था, लेकिन 8 महीने से इस पे एक बहुत अच्छा काम हो रहा है। CII फाउंडेशन है, उसके साथ मिलके हम लोग वेस्ट कंपोस्ट प्लांट लगा रहे हैं, जो हमने सेटअप भी कर लिया है, जिसका हर वीकली डेटा भी जाता है। तो 2600 किलो समथिंग करके जो है वो डेली कंपोस्ट हो रहा है वहाँ से, वीकली कंपोस्ट हो रहा है। तो इम्प्लीमेंटेशन होगा, विज़न भी है और प्लानिंग भी है, तो इंशाल्लाह इम्प्लीमेंटेशन होगा। आप भी युवा हैं, पीएचडी कर रहे हैं,
मैं भी युवा हूँ। इस इलाके को भी अगर ध्यान से देखेंगे तो एक बड़ी गिनती ऐसे लड़कों की है या ऐसे लड़कियों की है जो यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में हैं या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। बड़ी गिनती आपको यहाँ पर युवाओं को मिलेगी। इसके बावजूद आपको क्यों लगता है कि यार यहाँ के मसले क्यों नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं? मतलब आपके अंदर, मेरे अंदर एनर्जी भी है, एम्बिशंस भी हैं, मतलब हम लोग के पास सारी रिसोर्सेज भी है, पूरी टेक्नोलॉजी को भी जानते हैं। इसके बावजूद हम अपने इलाके को उस हिसाब से डेवलप नहीं कर पा रहे जिस तरीके का एम्बिशन हम लोगों के दिमाग में है। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आपने पीयर टू पीयर लोगों को जोड़ा ही नहीं है, आपने उनसे बात ही नहीं करी है, आप उनको बाहर लेके नहीं आए। जो जॉब कर रहे हैं वो 9 टू 5 जॉब करते हैं, जॉब के बाद वो अपने घर चले जाते हैं और कूड़ा उनकी बिल्डिंग के बाहर पड़ा रहता है। उनको नहीं पता कि कौन कूड़ा उठाने के लिए आ रहा है, मेरे इलाके में क्या इशू है, क्या मसले हैं, क्या मैं आउटपुट दे सकता हूँ। और सबसे मतलब बीइंग अ मुस्लिम, आपको सोसाइटी को पे बैक करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने, अल्लाह ने मुझे अगर तालीम याफ्ता बनाया है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी सोसाइटी को पे बैक करूँ। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई टेक्निकल नॉलेज है, आप अपनी सोसाइटी को पे बैक करें। इफ़ यू आर अ लॉयर, तो आप देख रहे हैं कि मुस्लिम्स के साथ कितनी विच हंटिंग हो रही है इलाके के अंदर, दिल्ली के अंदर, उससे बाहर, आप वहाँ उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो सोसाइटी को पे बैक करना बहुत ज़रूरी है। और जब तक आप पीयर टू पीयर लोगों को जोड़ेंगे नहीं, एक मॉड्यूल सेट नहीं करेंगे और एक मतलब ग्रुप फॉर्म नहीं करेंगे, उनके अंदर फ़िक्र नहीं डालेंगे, तब तक आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई काम करेगा? आपने बहुत ही बेबाकी के साथ अपनी बातें ओखला पोस्ट के साथ रखी। बहुत बहुत शुक्रिया।